अमावस्या की रात और खेतों का वो सुनसान रास्ता। रात के लगभग 12:30 बजे का समय। चारों तरफ घना अंधेरा, सन्नाटा, ऐसा कि खुद की सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे। बीच बीच में झींगुरों की तीव्र आवाज और दूर किसी वीरान कुएं के पास से गीदड़ों का रोना माहौल को और डरावना बना रहा है। सूखी पत्तियों पर भारी कदमों की आहट, ठंडी और तेज हवा के थपेड़े। बात उस समय की है जब हम दोनों शहर से लौटकर अपने गांव पहुंचे थे। रात बहुत ज्यादा हो चुकी थी, आखिरी बस छूट चुकी थी और हमें गांव के मुख्य मार्ग से अपने घर जाने के लिए खेतों के बीच से होकर गुजरने वाले उस पगडंडी रास्ते का सहारा लेना पड़ा, जिसके बारे में गांव के बड़े बुजुर्ग हमेशा सचेत करते थे। यार भाई, थोड़ा जल्दी चलो ना, अपने कदम और तेज बढ़ाओ। हम जितनी जल्दी इस रास्ते को पार कर लें उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। किशन की आवाज में जो खौफ था वो साफ महसूस किया जा सकता था। वह बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, जैसे कोई अदृश्य साया हमारा पीछा कर रहा हो। उसकी आंखें फटी की फटी थीं। मैंने आज से पहले किशन को कभी इतना डरा हुआ नहीं देखा था। वह आमतौर पर बहुत बहादुर लड़का था, लेकिन उस समय उसके चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ चुका था। क्या बात है किशन, तू अचानक इतना डर क्यों रहा है? अभी तो आधा रास्ता बाकी है और तू इस तरह हाफ रहा है। ऐसी क्या आफत आ गई? तू नहीं जानता भाई, इस खेत से आगे जो 2 खेत पड़ते हैं ना, असली समस्या वही है। वहां कुछ ऐसा है जो इस रात के सन्नाटे में जाग जाता है। बस चुपचाप पैर बढ़ा और मुझसे कोई सवाल मत कर। नहीं किशन, तुझे मुझे बताना ही होगा। ऐसा क्या है उस आगे वाले खेत में? तू जिस तरह तड़प रहा है और डर रहा है, उससे मुझे भी अजीब सा लग रहा है। साफ साफ बता क्या बात है, वरना मैं यही रुक जाऊंगा। ठीक है, अगर तू जानना ही चाहता है तो सुन, लेकिन वादा कर, जो कुछ भी मैं बताऊंगा उसे सुनने के बाद तू ना तो चिल्लाएगा और ना ही पीछे मुड़कर देखेगा। ये बात बहुत साल पुरानी है। मेरे बार बार दबाव डालने पर आखिरकार किशन ने उस खौफनाक राज से पर्दा उठाना शुरू किया। उसने बताया कि बहुत साल पहले जब हमारे गांव में बिजली नहीं हुआ करती थी, तब रात के समय लोग इन खेतों से गुजरने से कतराते थे। एक रात गांव का ही एक सीधा सादा आदमी इसी रास्ते से शहर से अपने घर लौट रहा था। वो बिल्कुल बेफिक्र था। उसे नहीं मालूम था कि आज की रात उसकी जिंदगी की आखिरी और सबसे भयानक रात साबित होने वाली है। चलते चलते वो उसी खेत के पास पहुंचा जिसे आज अभिशप्त खेत कहा जाता है। वो आदमी जब आगे बढ़ रहा था तो अचानक उसे गहरी लघु शंका महसूस हुई। रात का सन्नाटा था, चारों तरफ कोई नहीं था। उसने बिना सोचे समझे रास्ते के किनारे खड़े एक पुराने विशाल पेड़ के नीचे कदम बढ़ा दिए। वो जैसे ही निवृत्त होकर आगे की तरफ बढ़ा, उसके कानों में कुछ ऐसा पड़ा जिसने उसके खून को जमा दिया। उसे याद आया कि ये खेत तो रामेसर काका का है। वही रामेसर काका जिन्होंने आज से ठीक 3 साल पहले इसी खेत के बीचों बीच खड़े उसी पेड़ पर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। तब से वो खेत पूरी तरह से बंजर और वीरान पड़ा था। वहां रात को किसी जिंदा इंसान का होना नामुमकिन था। उस आदमी को अचानक एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज इतनी दर्द भरी और तीखी थी कि इस सुनसान माहौल में किसी का भी दिल दहल जाए। पहले तो उस आदमी ने सोचा कि शायद रात को खेतों की रखवाली करने वाले किसी पहरेदार या किसान का बच्चा होगा,
लेकिन तभी अचानक उसके दिमाग की बत्ती जली और उसे एक ऐसी बात याद आई जिसने उसके पैरों तले से जमीन खिसका दी। अब किशन की कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां खौफ अपने चरम पर था। रामेसर काका की मौत की बात याद आते ही उस राहगीर का पूरा शरीर डर से कांपने लगा था। उसके पैर भारी हो गए थे, मानो किसी ने उन्हें जमीन से कीलों से ठोक दिया हो। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो जानता था कि अगर वो यहीं रुक गया तो डर उसे मार डालेगा। उसने अपने कांपते और सहमे हुए कदमों को आगे बढ़ाना शुरू किया। तभी उसके दिमाग में गांव के सयानों और बुजुर्गों की वो सबसे बड़ी चेतावनी गूंजने लगी जो इस रास्ते के बारे में हमेशा दी जाती थी। याद रखना, जब कभी भी रात के इस पहर में रामेसर के खेत से गुजरो, चाहे तुम्हें कोई भी आवाज सुनाई दे, चाहे कोई तुम्हारा नाम लेकर पुकारे या कोई बच्चा रोए, कभी भी भूल कर भी पीछे मुड़कर मत देखना। जो पीछे मुड़ा वो समझो मौत के जाल में फंसा। इन सब बातों को सोचते सोचते उस आदमी की हालत बदतर होती जा रही थी। वो मन ही मन खुद को कोस रहा था कि उसने शाम ढलने से पहले इस रास्ते को पार क्यों नहीं कर लिया। अब वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे उस अदृश्य बच्चे के रोने की आवाज और तेज और नजदीक होती जा रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था मानो वो बच्चा हवा में तैरता हुआ ठीक उसके बगल में चल रहा हो। और फिर जो उसने देखा उसने उसकी चेतना को सुन्न कर दिया। उस आदमी ने देखा कि रास्ते से थोड़ी दूरी पर उसी बबूल के पेड़ की एक नीची डाली से एक पुराना फटा हुआ कपड़ा लटकाकर झूला बनाया गया था और उस झूले में एक छोटा सा बच्चा लेटा हुआ तड़प तड़प कर रो रहा था। चारों तरफ घना अंधेरा था, पर वो झूला बिना हवा के भी अपने आप जोर जोर से हिल रहा था। कौन है वहां? ये बच्चा किसका है? इस काली रात में इसे यहाँ अकेले किसने छोड़ दिया? कोई है क्या यहाँ? राहगीर ने डरते डरते आवाज लगाई, लेकिन उस सन्नाटे को चीरती हुई उसकी अपनी ही आवाज गूंजकर वापस आ गई। कहीं से कोई जवाब नहीं आया, केवल बच्चे के रोने की आवाज और तेज हो गई। डर के मारे उस आदमी का दम घुटने लगा था और वो तेजी से आगे की तरफ भागने लगा। कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसका कौतूहल और दया भावना होती है, और उस रात उस राहगीर के साथ भी यही हुआ। वो तेजी से आगे तो बढ़ रहा था, लेकिन उस नवजात बच्चे की डरावनी और रोती हुई आवाज उसके कानों के पर्दे फाड़ रही थी। उससे रहा नहीं गया। बुजुर्गों की दी हुई वो सख्त हिदायत की पीछे मुड़कर मत देखना, वो उस खौफ के क्षण में भूल गया। उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की, उसने पीछे मुड़कर देख ही लिया। जैसे ही उस आदमी ने पीछे मुड़कर देखा, उसकी आंखें खौफ से फटी की फटी रह गईं। वो बच्चा अब झूले में लेटा हुआ नहीं था, बल्कि वो झूले के ऊपर उठकर हवा में बैठा हुआ था। और सबसे डरावनी बात, वो झूला हवा में तैरता हुआ उस आदमी के पीछे पीछे बड़ी तेजी से उड़ता हुआ आ रहा था। आदमी का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था मानो छाती फाड़कर बाहर निकल जाएगा। लेकिन तभी उसके मन में एक अजीब सा भ्रम पैदा हुआ। उसे लगा कि बच्चा शायद किसी मुसीबत में है या कोई प्रेत आत्मा उसे परेशान कर रही है। उसने अपनी इंसानियत के नाते, या यूं कहें कि उस मायावी जाल में फंसकर अपनी जान की परवाह किए बिना उस बच्चे को बचाने की सोची।
उसने दौड़कर उस हवा में तैरते बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया ताकि उसे सुरक्षित स्थान पर ले जा सके। लेकिन उसे क्या पता था कि वो जिसे बच्चा समझ रहा है वो साक्षात काल है। शुरुआत में तो वो बच्चा बिल्कुल सामान्य नवजात शिशु की तरह हल्का लगा, लेकिन जैसे ही वो आदमी उसे गोद में लेकर बस स्टैंड की तरफ भागने लगा, कहानी ने एक ऐसा खौफनाक मोड़ लिया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। ये क्या हो रहा है? ये बच्चा अचानक इतना भारी क्यों होता जा रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अपनी गोद में कोई बच्चा नहीं बल्कि क्विंटल भारी पत्थर उठा रखा हो। उफ, मेरे हाथ टूटने को हो रहे हैं। अब उस राहगीर का सामना उस वीरान खेत के सबसे बड़े और खौफनाक सच से होने वाला था। बच्चे का वजन पल पल बढ़ रहा था। उस आदमी की रीढ़ की हड्डी उस भार से झुकने लगी थी। घबराहट में जब उसने अपनी आंखें नीचे झुकाकर उस बच्चे के चेहरे और शरीर की तरफ देखा तो जो नजारा उसके सामने था उसे देखकर अच्छे से अच्छे साहसी इंसान का भी मानसिक संतुलन बिगड़ जाए। उस आदमी ने देखा कि उसकी गोद में मौजूद उस बच्चे का चेहरा तो छोटे बच्चे जैसा ही था, लेकिन उसके पैर रबर की तरह नीचे की तरफ खिंचते चले जा रहे थे। वे पैर इतने लंबे हो गए थे कि आदमी की गोद से लटककर लगभग जमीन को छूने ही वाले थे। वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक बेहद खतरनाक और मायावी पिशाच था जो अपना आकार बदल रहा था। ये देखते ही वो आदमी पूरी तरह से बदहवास हो गया। खौफ और घबराहट की इंतहा हो चुकी थी। उसने बिना एक पल की देरी किए अपनी पूरी ताकत लगाकर उस भारी और डरावने बच्चे को झटके से जमीन पर फेंक दिया और पीछे की तरफ गिरा। जैसे ही वो मायावी जीव गोद से जमीन पर गिरा, पूरा माहौल एक भयानक अट्टहास से गूंज उठा। वो आवाज किसी बच्चे की नहीं बल्कि एक खूंखार राक्षस की थी। इंसान, तू आज तो भाग्यशाली था जो बच गया। अगर तूने मुझे फेंकने में 1 सेकंड की भी देरी की होती और मेरे पैर जमीन को पूरी तरह से छू लेते तो तू आज यहां से जिंदा बचकर कभी नहीं जा पाता। आज तेरी मौत मेरे हाथों तय थी। ये कहते ही वो जीव जो आधा बच्चा और आधा बड़ा आदमी दिख रहा था अचानक एक जोरदार धुएं के साथ आंखों के सामने से गायब हो गया। हवा का भारीपन अचानक कम हो गया, लेकिन पीछे छोड़ गया एक ऐसा खौफ जो कभी खत्म नहीं होने वाला था। वो आदमी गिरते पड़ते जैसे तैसे अपनी जान बचाकर उस रात अपने घर पहुंचा। घर पहुंचते ही उसे इतना तेज बुखार आया कि उसका पूरा शरीर तवे की तरह तप रहा था। वो थोड़ी ही देर में बेहोश हो गया। कई दिनों के झाड़ फूंक और इलाज के बाद जब उसे होश आया तब उसने गांव वालों को ये आप बीती सुनाई। और भाई, सबसे बड़ी बात जानते हो क्या है? वो घटना जिस रास्ते और जिस खेत की है ना, हम दोनों इस वक्त ठीक उसी रामेसर काका के खेत की सीमा के अंदर खड़े हैं। वो पेड़ ठीक हमारे दाईं तरफ है। किशन के मुंह से ये बात सुनते ही मानो मेरे ऊपर बिजली गिर पड़ी। मेरा दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे हमारे ठीक पीछे कोई खड़ा है और ठंडी हवा सीधे मेरे कान के पास से गुजरी है। ऐसा लगा जैसे वो रबर के पैरों वाला बच्चा अभी भी उसी पेड़ पर हमारा इंतजार कर रहा हो। अब और रुकने की न तो हिम्मत थी और न ही समझदारी। मैंने किशन का हाथ पकड़ा और हम दोनों बिना पीछे मुड़े अपनी जान हथेली पर रखकर वापस अपने घर की तरफ इतनी तेज भागे जितने तेज हमारे पैर भाग सकते थे।